आज हम लोग कल अगले टॉपिक में हम लोग अम्ल के बारे में जान लिए थे, उसके गुण, उसके भौतिक गुण, उसका उपयोग हम लोग पढ़ लिए थे। अब सेकंड टॉपिक है क्षार यानी भस्म, वेस्ट, इंग्लिश में इसे वेस्ट कहते हैं। तो कहता है क्षार है क्या। तो क्षार का परिभाषा देखिए, हम लोग ये परिभाषा को अलग अलग पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखे हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट लिखने से एक फायदा है आपको कि परिभाषा का परिभाषा भी हो जाता है, इसी में इसका गुण भी है, प्रॉपर्टी भी सेम है। तो कहता है भस्म किसे कहते हैं यानी क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है। आंवला खाए होंगे तो आंवला का जो स्वाद होता है वो खट्टा नहीं होता, वो कड़वा का सैला होता है। तो वह पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब यहाँ उल्टा है, कल नीले को लाल कर रहा था, अम्ल में नीले को लाल कर रहा था, अब इसका है कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी क्षार का गुण में भी है कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा, और अम्ल का गुण था कि वह नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा। तो अब कहता है कि जो भस्म होती है यानी कि जो क्षार होती है वह चिकना होता है। जैसे साबुन, कोई भी साबुन को अगर छूते हैं तो वह फिसलने वाला होता है। इसका मतलब है कि जितने भी प्रकार के साबुन हैं वो सारे में कोई न कोई भी प्रकार का भस्म है। अब बात रही जो उच्च क्वालिटी के साबुन होंगे, जो स्नान करने वाला साबुन होगा, वो पोटेशियम के उसमें लवण होंगे, याद रखिएगा। और जो साधारणता साबुन होगा उसमें सोडियम के लवण होंगे तो वह साधारण साबुन कहलाएंगे, और पोटेशियम के अगर लवण होंगे तो आपके उच्च अच्छे क्वालिटी के साबुन कहलाएंगे। तो साबुन भस्म को छूने पर यह चिकना होता है, या अम्ल से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है। अब आपको अम्ल में ही बताए थे कि कोई भी अम्ल ले लें, कोई भी क्षार ले लें, NaOH क्षार है, अगर ये अम्ल से अभिक्रिया करता है तब अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद यहाँ से सोडियम एक क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, इसका संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 1, तो बनाएगा NaCl, अब प्लस यहाँ से ये OH के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो निकलेगा H2O। तो ये है आपका क्षार, ये है आपका अम्ल, ये है आपका लवण। तो आप कहता अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीन हो जाता है। अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद ना वो खट्टा रहा ना कड़वा रहा, ये इसका स्वाद हो गया नमकीन, तो ये उदासीन हो जाता। और किसका निर्माण करता है? लवण का। ये देख रही है, ये है आपका लवण, ये है आपका क्षार, और ये है आपका अम्ल। तो इस पॉइंट को आप समझिए कि जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो उदासीन हो जाता है, क्योंकि न तो इसमें अम्लीय गुण रह पाता है और न क्षारीय गुण रह पाता है, वह अलग गुण का निर्माण करता है, वो है आपका लवण। लवण का स्वाद अलग होता है। कहता है जो क्षार होती है वह तेल या गंधक को घुला, माने तेल या गंधक में क्षार घुल जाता है। अगर क्षार नहीं घुलता तो साबुन का निर्माण नहीं होता। तो ये था आपका अम्ल का परिभाषा, यानी कि अम्ल वे पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है। जो क्षार वे पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और जिसमें OH आयन मौजूद होती है। जितने भी क्षार होंगे, क्षार के प्रॉपर्टी है कि क्षार में OH आयन होना चाहिए। अगर H आयन होगा तो वह अम्ल होगा, अगर OH आयन होगा तो वह क्षार होगा। तो क्षार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें OH आयन का होना बहुत जरूरी है। तो जो जिसका स्वाद कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जिसमें OH आयन मौजूद होता है, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल 2, CaOH का होल 2, ये सारे के सारे क्षार हैं। अब इस क्षार के कंडीशन में जब हम लोग आएंगे तो कुछ क्षार जो होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, और कुछ क्षार होते हैं जो वीक होते हैं। तो NaOH और KOH जो ये आप देख रहे हैं, दो क्षार, ये आपका स्ट्रांग क्षार है और ये दोनों वीक क्षार है। अब ये स्ट्रांग कैसे है, ये वीक कैसे है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो ये था आपका क्षार का परिभाषा और क्षार का गुण और क्षार का एग्जाम्पल, ये आपका क्षार था। लेकिन याद रखेंगे कि अब यहाँ के बाद अम्ल और क्षार के बारे में हम लोग जान गए। अब कुछ वैज्ञानिक तथ्यों ने
तथ्यों के आधार पर परिभाषा है जो अम्ल और क्षार के बारे में बताया था। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीकों से अम्ल को मॉडिफाइड किया और क्षार को मॉडिफाइड किया था। तो कौन सा वैज्ञानिक किस आधार से क्या कहा अम्ल और क्षार के बारे में, उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, हम लोग वैज्ञानिक के परिभाषा के आधार से अम्ल और भस्म का परिभाषा, अम्ल या क्षार का परिभाषा को हम लोग नियुक्त करते हैं। तो सबसे पहला वैज्ञानिक था आरहेनियस। आरहेनियस ने अम्ल और भस्म के बारे में क्या कहा? तो उसने कहा, आरहेनियस साहब एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा अम्ल के बारे में कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अगर किसी भी अम्ल को जलीय माध्यम यानी कि जल में उसको घुलाएंगे, तो घुलाने के बाद वह हाइड्रोजन आयन को प्रदान करेगा, उसे अम्ल कहते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये आरहेनियस साहब कहते हैं कि जो जल में जिसको घुलाएंगे, घुलाने के बाद अगर वो H आयन प्रदान करेगा तो उसे अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब इसको हम लोग वाटर में घोल दिए हैं, तब घोलेंगे तो ये आयन में टूट जाएगा, एक्वस के रूप में है, ये वाटर एक्वस है यहाँ, यानी कि HCl प्लस वाटर, तो H आयन और Cl है, यानी कि हाइड्रोजन H आयन प्रदान किया। नाइट्रिक अम्ल को घोलेंगे फिर भी H आयन प्रदान करेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलेंगे तो H आयन प्रदान करेगा। तो इस प्रकार जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा उसे अम्ल कहते हैं। ये आरहेनियस का प्रयोग। क्षार के बारे में बताया उन्होंने कि जो वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, जो जल में अगर किसी भी क्षार को अगर घुलाएंगे तो घुलाने के बाद अगर OH आयन प्रदान करेगा तो उसे हम लोग क्षार कहते हैं। जैसे NaOH वाटर में घोलेंगे Na प्लस और OH माइनस, KOH को जल में घोलेंगे तो K प्लस और OH माइनस प्रदान करेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को घोलेंगे तो अमोनियम आयन और OH आयन प्रदान करेगा। अर्थात जो OH को प्रदान करता है, जो वे क्षार जो जल में घोलने के बाद OH प्रदान करता है, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। तो ये परिभाषा था आरहेनियस साहब का। आरहेनियस साहब ने कहा कि अम्ल को जल में घोलेंगे तो H आयन प्रदान करेगा, अगर क्षार को जल में घोलेंगे तो OH आयन प्रदान करेगा। लेकिन ये तो परिभाषा दी है, लेकिन आज इसमें कुछ डिमेरिट है, दोष उत्पन्न होते हैं, आए हैं। क्यों, कैसे? कि उनका कहना था कि जल में घोलने के बाद वह H ही आयन में टूटेगा। लेकिन इनके अनुसार दोष है आजकल कि इनके अनुसार जब जल में घुलनशील है वही अम्ल और क्षार। इसका मतलब है कि जब कोई भी अम्ल को या क्षार को उन्होंने जल में ही घोल रहे हैं, तो उनके अनुसार कहने का अर्थ है कि जो जल में घुलता है वही अम्ल और क्षार है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अम्ल और क्षार को दूसरे चीजों में भी घोला जा सकता है। तो इनका आज डिमेरिट उत्पन्न हो रहा है इनके कहानी से। उदासीनीकरण से लवण बनाने की प्रक्रिया जलीय घोल में ही हो सकती है, यानी कि जब अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण का निर्माण होता है, उससे लवण बनने की क्रिया जलीय घोल में ही उत्पन्न हो सकती है। ये परिभाषा के अनुसार जो उत्पन्न हो रहा है कि हमेशा जल ही निर्माण हो सकता है, यह संभव नहीं है, अन्य पदार्थ भी बन सकते हैं। तो ये पॉइंट में भी आज इनका डिमेरिट हो जाता है। अब कई पदार्थों को अम्लीय और क्षारीय गुणों की व्याख्या नहीं हो पाती है, क्योंकि जो सिर्फ जल में घुलकर ही H आयन देगा और जल में घुलकर ही OH आयन देगा, तो इसके आधार से अम्लीय और भस्मीय गुणों का व्याख्या इनके आधार से नहीं हो पाता है। अतः ये अगर आपको आ जाए कि आरहेनियस का परिभाषा लिखें तो परिभाषा यही लिखेंगे, लेकिन आपको डिमेरिट नहीं पढ़ना है। 10th क्लास में डिमेरिट नहीं है, 11th क्लास का टॉपिक से है, तो इसको थोड़ा सा भी देख लें कि इसमें भी डिमेरिट है कि ऐसा नहीं है कि जो जल में घुलेगा वही अम्ल होगा, कोई दूसरे पदार्थ में घुलेगा वो अम्ल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अतः इस पॉइंट के आधार से इनमें कुछ डिमेरिट भी उत्पन्न हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, सेकेंड, ब्रॉस्टेंट एंड लॉरी का सिद्धांत। अब देखिए सेकेंड, ब्रॉस्टेंट और लॉरी का सिद्धांत। तो ब्रॉस्टेंट और लॉरी साहब ने अम्ल और भस्म के बारे में क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को प्रदान करता है। जैसे HCl को अगर तोड़ेंगे तो H आयन और Cl आयन में टूट जाएगा, ये है आपका प्रोटॉन। HNO3 को तोड़ेंगे तो H आयन और NO3 में टूट जाएगा, तो ये आपका H आयन जो यहाँ पर
और H प्लस और H प्लस ऐसा नहीं कि समझ जाइएगा वहाँ के आधार से अर्हेनियस के आधार से कि जो H आयन नहीं, यहाँ एक प्रोटॉन के रूप में है, प्लस प्रोटॉन, ये है आपका माइनस। तो जो प्रोटॉन को प्रदान करेगा उसे हम लोग कहते हैं क्या, अम्ल। और क्षार के बारे में उन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है, जैसे अमोनिया, अमोनिया में अगर H आयन का प्रोटॉन प्रदान करते हैं तो ये बन जाता है NH4 आयन। तो ये प्रोटॉन को ले रहा है और ये प्रोटॉन को दे रहा है, ये प्रोटॉन को देता है और ये प्रोटॉन को लेता है। जो प्रोटॉन लेता है, ग्रहण क्या है? अर्थात ये है आपका ग्रहण, ये है आपका त्याग और ये है आपका ग्रहण। जो प्रोटॉन को त्याग करेगा, यानी कि प्रोटॉन को देने वाला होगा, जो त्याग करेगा उसे हम लोग अम्ल कहेंगे, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला होगा अर्थात लेने वाला होगा उसे हम लोग क्षार कहते हैं। अब अम्ल क्षार के आधार से आयनिक विवरण में आप समझ लीजिए, आयनों का विवरण। तो आयनों का विवरण में कहता है कि सभी अम्ल और भस्म और लवण के अगर जलीय विलयन बनाया जाए, तो अम्ल, भस्म और लवण के जलीय विलयन बनाया जाता है तो उसे विद्युत का संचालन होने लगता है। तो जो विद्युत का संचालन करेगा उस विलयन को हम लोग कहेंगे वैद्युत अपघट्य। जिस विलयन से होकर विद्युत का गमन होगा, अब विद्युत का गमन क्यों होगा, तो इसके पीछे कारण है कि जो अम्ल, भस्म और लवण आयनिक यौगिक से बने होंगे, आयनों से बने होंगे, तो जब करंट को प्रवाहित करते हैं तो उसके आयन टूट जाता है। जब आयन धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा, तो जब आयन में टूट जाएगा तो करंट को ले जाने वाला होता है कौन, आयन। तो जब करंट को ले जाने वाला आयन होता है तो अम्ल, भस्म और लवण जो आयनिक यौगिक होंगे वह आयन में टूटेगा, तो जिसके कारण है कि उससे करंट का गमन होना शुरू हो जाएगा। तो उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट्य। जैसे HCl, NaOH और NH, एक एक उदाहरण तीनों का दिए हैं। और उसी प्रकार जिसके जलीय विलयन विद्युत के कुचाल, अर्थात जिसके जलीय विलयन से विद्युत का गमन ना होगा उसे हम लोग कहेंगे वैद्युत अनअपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अर्थात इसमें जितने भी सहसंयोजी यौगिक होंगे, जो साझेदारी करके बना होगा, वो साझेदारी वाले यौगिक होते हैं जो आयन में टूटते नहीं है, वह इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करके बना हुआ रहता बॉन्ड, जिसके कारण वह टूट नहीं पाता है। तो जब आयन में जिसके आयन नहीं टूटेंगे तो उसको करंट का गमन कौन करेगा, अर्थात उसको कहेंगे वैद्युत अनअपघट्य। जैसे ग्लूकोज, यूरिया और अल्कोहल। अर्थात हमें एक ही बात में साफ इसका निचोड़ लिख चुके हैं कि अम्ल, क्षार और लवण में जो आयन होंगे, जो आयन होते हैं वही विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात जो आयनिक यौगिक होंगे जिससे विद्युत का गमन होगा, और जो सहसंयोजी यौगिक होंगे उसे विद्युत का गमन नहीं होगा। तो ये था अम्ल और क्षार का विवरण। पहले हम लोग आधुनिक परिभाषा पढ़े, फिर वैज्ञानिक तथ्यों के आधार से परिभाषा पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अम्ल और भस्म का इंडिकेटिंग, यानी सूचक इंडिकेटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार ऑब्जेक्टिव में इससे एक नए क्वेश्चन पूछता है 10th में। इंडिकेटर, सूचक, कि कौन सा सूचक के कारण अम्लीय गुण कैसा, किस रंग का हो जाएगा और क्षार किस रंग का होगा, वो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कल।